गुड इवनिंग एवरीवन। आज से हम लोग स्टैंडर्ड 10th का केमिस्ट्री वाला जो सेक्शन है उसका फर्स्ट चैप्टर स्टार्ट कर रहे हैं, जिसका नाम है केमिकल रिएक्शन एंड इक्वेशन। तो सबसे पहले जब इस चैप्टर को हम लोग स्टार्ट कर रहे हैं, क्योंकि हम लोग केमिस्ट्री में डील कर रहे हैं, तो हमें पता होना चाहिए कि केमिस्ट्री सब्जेक्ट क्या है। केमिस्ट्री को अगर हम लोग डिफ़ाइन करें और इसकी स्पेलिंग को अगर हम लोग ध्यान से देखें तो इट्सेल्फ केमिस्ट्री की स्पेलिंग कहती है केमिस्ट्री, दैट इज़ द मिस्ट्री ऑफ केमिकल्स, मिस्ट्री ऑफ केमिकल्स, यानी कि केमिकल का रहस्य है। हम इसको सस्पेंस कह सकते हैं। सस्पेंस में इसलिए बोलूँगी क्योंकि हमें नहीं पता, अगर हम अवेयर नहीं हैं अबाउट द केमिकल्स, कि जब हम केमिकल्स को आपस में मिक्स करते हैं या केमिकल्स का इन्वायरमेंट के साथ में इंटरेक्शन होता है तो क्या होगा, ये हमें नहीं पता होता। ये चीज़ों पर एक क्वेश्चन मार्क लगा होता है, इसलिए हम केमिस्ट्री की स्टडी को इस मिस्ट्री मानते हैं और हमेशा कुछ नया, या हम कह सकते हैं हमेशा कुछ अनएक्सपेक्टेड होने का हमेशा अंदेशा लगा रहता है। इसलिए हम लोग केमिस्ट्री को मिस्ट्री आज भी कंसीडर करते हैं। तो ये तो हुई समझने की बात सिर्फ केमिस्ट्री की स्पेलिंग पर। अगर हम लोग बात करें कि केमिस्ट्री जो है वो मिस्ट्री है केमिकल्स की, अगर हम लोग इसकी डेफिनेशन पर जाते हैं तो डेफिनेशन के अकॉर्डिंग अगर हम लोग समझें तो केमिस्ट्री जो है वो स्टडी है अबाउट द मैटर आपने काफ़ी अच्छे से डील करा है 9th स्टैंडर्ड में। तो मैटर जो है, इस मैटर का जो कंपोजिशन है, इस कंपोजिशन को हम बहुत अच्छे से पढ़ सकते हैं जब हम लोग केमिस्ट्री पढ़ते हैं। फॉर एग्जांपल, कोई भी मैटर अगर मैं देखूँ वो किससे मिलकर बना हुआ है, तो वो सब एटॉमिक पार्टिकल से मिलकर बना हुआ है, एटम से बना हुआ है, मॉलिक्यूल से बना हुआ है, एंड सो ऑन। बहुत सारी यूनिट्स उसकी हो सकती हैं। सिमिलरली मैटर के कंपोजिशन के बाद जो हमारे इन्वायरमेंटल फैक्टर्स हैं, इन्वायरमेंट के फैक्टर्स की अगर मैं बात करूं तो हमारा टेम्परेचर है, प्रेशर है, लाइट है, ह्यूमिडिटी है, बहुत सारे फैक्टर हैं। ये फैक्टर्स जो हैं ये हमारे मैटर के स्ट्रक्चर पर क्या इम्पैक्ट डालेंगे, इस इम्पैक्ट की स्टडी भी हम लोग किस में करते हैं, वो करते हैं केमिस्ट्री में। तो हम कह सकते हैं केमिस्ट्री जो है इट इज़ द स्टडी अबाउट द मैटर, इट्स कंपोजिशन, एंड साथ ही इस कंपोजिशन का, इस स्टेट का हमारे इन्वायरमेंट के फैक्टर के साथ में क्या इंटरेक्शन होगा, ये चीज़ें भी हम किस में पढ़ते हैं, यहाँ पर केमिस्ट्री में पढ़ते हैं। तो अब केमिस्ट्री की डेफिनेशन अब हमें क्लियर है। अब हम बात करते हैं हमारा जो टॉपिक है उस टॉपिक की, दैट इज़ केमिकल रिएक्शन एंड इक्वेशन। तो क्या कहना चाहता है ये टॉपिक हमारे से? काफ़ी सारी चीज़ें हम इस चैप्टर में पढ़ेंगे, बट पहले हम इस चैप्टर के नेम को देख लें, इसे अच्छे से समझ लें कि हमें क्या बताना चाह रहा है। तो सबसे पहले अपन देखते हैं केमिकल रिएक्शन। देखिए, केमिकल रिएक्शन, रिएक्शन वर्ड तो आपको पता ही होगा। रिएक्शन मतलब क्या होता है ना? रिएक्शन मतलब क्या होगा? इन जनरल हम भी जब कोई एक्शन करते हैं तो उसकी अगेंस्ट हमें कुछ ना कुछ एक्शन ऑब्जर्व होता है, हम इन जनरल उसको मान लेते हैं कि वो क्या होता है, रिएक्शन होता है। केमिस्ट्री में भी ऐसा ही है। केमिकल रिएक्शन मतलब क्या? देखिए, यहाँ पर हमें कुछ वर्ड्स हैं जो हमें पढ़ना पड़ेंगे। जैसे सबसे पहली चीज़ हमें पढ़नी है यहाँ पर रिएक्टेंट है। रिएक्टेंट मतलब क्या होगा? वो सारे सब्सटेंस जो कि रिएक्शन में पार्टिसिपेट करते हैं और जिनसे आगे जाकर जो नया सब्सटेंस बनता है वो सब्सटेंस कहलाता है प्रोडक्ट। तो जो पार्टिसिपेटिंग मॉलिक्यूल्स, एटम या सब्सटेंस होते हैं जिससे रिएक्शन इनिशिएट होती है, स्टार्ट होती है, दैट सब्सटेंस इज़ नोन एज रिएक्टेंट। और रिएक्टेंट जब अपने आप को किसी पर्टिकुलर कंडीशन में कन्वर्ट करते हैं तब जो सब्सटेंस बनता है उस सब्सटेंस को कहते हैं हम प्रोडक्ट। तो रिएक्टेंट और प्रोडक्ट ये हमारे दो मेजर पार्ट होते हैं जो किसी केमिकल रिएक्शन के को रन कराने के लिए रिस्पॉन्सिबल होते हैं। और पर्टिकुलर कंडीशन हमें चाहिए होती है, कुछ कंडीशन, कुछ सब्सटेंस है हम कह सकते हैं, कुछ नेसेसरी इन्वायरमेंटल इम्पैक्ट होना चाहिए, तभी जाकर रिएक्टेंट जो है वो प्रोडक्ट में कन्वर्ट हो पाएगा। तो केमिकल रिएक्शन को अगर हम देखें तो केमिकल रिएक्शन एक ऐसी प्रोसेस होती है जिसमें रिएक्टेंट अपने आप को प्रोडक्ट में कन्वर्ट करता है अंडर अ सुटेबल कंडीशन। अब हम एग्जांपल से देखते हैं। सपोज़ करो हमारे पास में कंपोनेंट है A, B एंड C एंड D।
और आफ्टर रिएक्शन और आफ्टर अ पर्टिकुलर टाइम और पर्टिकुलर कंडीशन ये जो रिएक्टेंट है वो कन्वर्ट हो जाते हैं हमारे AC प्लस B और D। अगर आप इसे ऐसे ऑब्जर्व कर रहे हैं, जैसे मैंने सिर्फ डिस्प्लेसमेंट कर दिया है यहाँ पर वर्ड्स का, तो ऑब्वियसली देखने में ये एक छोटा सा डिस्प्लेसमेंट लग रहा है, एक छोटा सा फिजिकल चेंज लग रहा है, बट नहीं, अगर मैं उसको केमिस्ट्री के लैंग्वेज में देखें तो यहाँ पर ये जो A और B है इसके बीच में जो सिंगल लाइन शो हो रही है, एक्चुअली में सिंगल लाइन नहीं है, ये है एक बॉन्ड, इसे हम कहते हैं बॉन्ड। बॉन्ड एक तरह का फोर्स होता है जो रिएक्टेंट मॉलिक्यूल को आपस में बाइंड करने के लिए रिस्पॉन्सिबल होता है। अगर ये बॉन्ड ब्रेक हो जाता है तो ये जो रिएक्टेंट मॉलिक्यूल हैं ये एक दूसरे से सेपरेट हो जाएंगे, और जब ये आपस में सेपरेट हो जाएंगे तो ये फ्री है किसी से भी रिएक्ट करने के लिए। तो बॉन्ड बहुत ज़रूरी होता है एक सब्सटेंस को उसकी स्टेट में बनाए रखने के लिए, उसकी आइडेंटिटी को मेंटेन करने के लिए। बाय द एप्लीकेशन ऑफ एनी फिजिकल फैक्टर, अगर हम इस बॉन्ड को तोड़ पाए तो ये रिएक्टेंट के जो एंटाइटीज़ हैं ये फ्री हो गए। अब वो एज़ पर फेवरेबल नेचर और एज़ पर सुटेबिलिटी वो आपस में कैसे भी रिएक्ट करेंगे और कुछ भी प्रोडक्ट का फॉर्मेशन कर सकते हैं। तो ड्यूरिंग अ केमिकल रिएक्शन अगर हम देखें होता क्या है, तो एग्जैक्टली बॉन्ड जो हैं ये हमारे बॉन्ड ब्रेक होते हैं। ड्यू टू ब्रेकिंग ऑफ दिस बॉन्ड जो ओल्ड अरेंजमेंट्स हैं, ओल्ड अरेंजमेंट्स भी हमारे ब्रेक हो जाते हैं। हमारे बॉन्ड के ब्रेक होने के कारण ओल्ड अरेंजमेंट्स ऑफ रिएक्टेंट मॉलिक्यूल ये भी हमारे चेंज हो जाते हैं। ठीक है, ये दो बेसिक ऑब्जर्वेशन है जो हमारे रिएक्शन के दौरान होते हैं। अब ड्यूरिंग अ केमिकल रिएक्शन ये जो चीज़ हमने ऑब्जर्व करी, बट इस ऑब्जर्वेशन का रिज़ल्ट क्या निकला, जो हमारा रिज़ल्ट निकल रहा है अगर हम उसकी बात करें तो रिज़ल्ट निकला है हमारा ये कि आफ्टर ब्रेकिंग और आफ्टर रीअरेंजमेंट जो हमारा बॉन्ड ब्रेक हुआ और रीअरेंज हुआ तो हमें एक नया सब्सटेंस मिला। दैट सब्सटेंस इज़ नोन एज प्रोडक्ट। जैसा मैंने कि आपको अभी दिखाया था, हमारा जो नया सब्सटेंस हमें मिला था वो सब्सटेंस था AC और BD। अब AC और BD के अंदर देखने में सिर्फ सब्सटेंस की पोजीशन चेंज हुई है, बट नहीं, जब ये AC और BD हमारे बने हैं इसमें सब्सटेंस की पोजीशन के साथ साथ जो नया प्रोडक्ट बनता है उसकी प्रॉपर्टी भी चेंज हो जाती है। ये प्रॉपर्टी चेंज हो गई, इसका मतलब एक न्यू सब्सटेंस का जनरेशन हो गया है जो कि अभी तक नहीं बना था। तो अगर हम कंबाइनली कहें तो ड्यूरिंग अ केमिकल रिएक्शन न्यू सब्सटेंस इज जनरेटेड बाय ब्रेकिंग द बॉन्ड ऑफ ओल्ड सब्सटेंस और द रिएक्टेंट मॉलिक्यूल विच इज़ एंटायरली डिफरेंट फ्रॉम द रिएक्टेंट मॉलिक्यूल। अब देखिए मैं इसको एग्जांपल से समझाती हूँ। फॉर एग्जांपल एक केमिकल रिएक्शन का एग्जांपल मैं ले रही हूँ, हाइड्रोजन और ऑक्सीजन। जब हाइड्रोजन और ऑक्सीजन आपस में कंबाइन होते हैं तो हमें मिलता है यहाँ पर अ मॉलिक्यूल ऑफ वाटर। ठीक है, अब देखिए ध्यान से समझिएगा यहाँ पर इसे। हाइड्रोजन और ऑक्सीजन के बेसिक नेचर की अगर मैं बात करूँ, हाइड्रोजन इज़ कंबस्टिबल इन नेचर। दैट मीन्स कि हाइड्रोजन जो होता है वो बर्निंग करता है, जब हम उसको इग्नाइट करते हैं तो वो जलता है। सिमिलरली ऑक्सीजन जो होता है ये भी बर्निंग को सपोर्ट करता है ना। जब भी हम ऑक्सीजन, हम कैसे कि जितनी बर्निंग या ऑक्सीडेशन की प्रोसेस होती है वो सिर्फ ऑक्सीजन की प्रेजेंस में ही पॉसिबल है, मतलब कहीं ना कहीं ये भी बर्निंग को सपोर्ट करता है। बट आफ्टर कॉम्बिनेशन हमें क्या मिला है यहाँ पर, वाटर। अब वाटर की प्रॉपर्टी तो आप जानते ही हैं कि वाटर क्या करता है, एज ए फायर एक्सटिंग्विशर हम इसे यूज़ करते हैं, या आग को बुझाने का काम करता है। तो ऐसा क्या हो गया कि जब हाइड्रोजन ऑक्सीजन दोनों बर्निंग को सपोर्ट कर रहे थे, पर जब वाटर का मॉलिक्यूल बन गया तो नेचर बिल्कुल अपोजिट हो गया। तो ये जो फॉर्मेशन हुआ है एक्चुअली में एक कंपाउंड फॉर्मेशन की प्रोसेस है। तो कंपाउंड फॉर्मेशन में कंडीशन होती है कि हाइड्रोजन जब भी कोई रिएक्टेंट मॉलिक्यूल प्रोडक्ट का फॉर्मेशन करता है तो उससे अपनी ओल्ड प्रॉपर्टीज़ का टोटली लॉस करना है और नए प्रोडक्ट का फॉर्मेशन करना है। ये जो नया प्रोडक्ट है इसकी प्रॉपर्टी रिएक्टेंट मॉलिक्यूल से पूरी तरह से डिफरेंट होगी और कुछ बेहतर पहले से बनता है, तभी हमारी केमिकल रिएक्शन होती है। तो ये थी हमारी केमिकल रिएक्शन। अब केमिकल रिएक्शन के बाद में अगला हमें वर्ड दिया गया है, दैट इज़ इक्वेशन और केमिकल इक्वेशन। अब देखिए केमिकल इक्वेशन क्या होती है, अगर हम इसे प्रॉपरली लिखें तो ये होगी हमारी केमिकल इक्वेशन। केमिकल इक्वेशन क्या है, जब आप अपनी बुक को ऑब्जर्व करेंगे तो आपको कई जगह केमिकल रिएक्शन देखने को मिलेगी।
एक्चुअली में दे ऑल आर केमिकल इक्वेशन, दे ऑल आर केमिकल इक्वेशन। केमिकल इक्वेशन क्या है? एक केमिकल रिएक्शन का प्रैक्टिकल प्रेजेंटेशन, रियल प्रेजेंटेशन जो होता है वो कहलाता है यहाँ पर केमिकल इक्वेशन। अब जो केमिकल इक्वेशन होती है इसको अगर हम कंपेयर करें इन कंपैरिजन टू केमिकल रिएक्शन, तो केमिकल इक्वेशन इज़ मोर रिलायबल। फर्स्ट जो प्रॉपर्टी है हमारी, हम कहें कि हम केमिकल इक्वेशन ही हम क्यों लिख रहे हैं, क्या बेहतर है इसमें केमिकल रिएक्शन से, तो हम इसको कहेंगे इट इज़ मोर रिलायबल, इट इज़ मोर इंफॉर्मेटिव। ये दो बेसिक जो नेसेसिटी होती है हमारी प्रेजेंटेशन की वो फुलफ़िल करता है। फॉर एग्जांपल अगर मैं कोई केमिकल रिएक्शन लिख दूँ, जस्ट एक केमिकल रिएक्शन लिख दूँ, जैसे अभी मैंने ऊपर आपको जो इक्वेशन बताई है कि हाइड्रोजन और ऑक्सीजन आपस में कंबाइन होकर वाटर का मॉलिक्यूल बनाते हैं, ठीक है। आप देखिए, मैं कुछ क्वेश्चन आपसे करूँगी, शायद आपके माइंड में क्लिक हो कि क्या हाइड्रोजन और ऑक्सीजन किस स्टेट में होंगे। मैटर की 3 स्टेट है, सॉलिड, लिक्विड, गैस, ये तीनों में से कौन से स्टेट में होंगे। तो ये हमें स्टेट के बारे में आंसर नहीं दे रहे, मतलब सब्सटेंस की फिजिकल स्टेट के बारे में कोई इन्फॉर्मेशन नहीं दे रहे। सिमिलरली क्वांटिटी, कितना नंबर हमको लेना है, हाइड्रोजन का कितना मोल, ऑक्सीजन का कितना मोल, तो क्वांटिटी के बारे में भी कोई इन्फॉर्मेशन नहीं दे रहे हैं, ठीक है। थर्ड, मैंने कहा था कि कुछ कंडीशन होती हैं, तो कुछ कंडीशन, कितना टेम्परेचर, कितना प्रेशर, कोई कैटलिस्ट, ऐसी कोई इन्फॉर्मेशन मुझे इस प्रेजेंटेशन से नहीं मिल रही है। मैं कह सकती हूँ कि इन्फॉर्मेशन इनकम्प्लीट है। अगर इन्फॉर्मेशन इनकम्प्लीट है तो प्रोडक्ट का बनना पॉसिबल नहीं है। तो प्रोडक्ट फॉर्मेशन को कहना चाहिए कंफर्म करने के लिए या प्रोडक्ट फॉर्मेशन को अश्योर करने के लिए हमें ये सारी इन्फॉर्मेशन भी होना चाहिए। तो ये सारी इन्फॉर्मेशन जो है वो हमें केमिकल रिएक्शन से नहीं मिलेगी, वो मिलती है हमें केमिकल इक्वेशन से। तो केमिकल इक्वेशन इसलिए रिलायबल है और ज़्यादा इन्फॉर्मेटिव है। अब देखिए, इसी चीज़ को अगर मैं चेंज करूँ, सेम इक्वेशन में फिर से लिख रही हूँ, फॉर एग्जांपल हाइड्रोजन और ऑक्सीजन, ये एरो लगाया मैंने और उसके बाद लिखा मैंने यहाँ पर प्रोडक्ट, ठीक है। अब हाइड्रोजन जो लिया है मैंने, वो लिया है मैंने यहाँ पर गैसियस स्टेट में। सिमिलरली ऑक्सीजन जो मैंने लिया है वो भी लिया है मैंने यहाँ पर गैसियस स्टेट में। और जब इन सब्सटेंस को हम गैसियस स्टेट में लेते हैं तो इनसे जो प्रोडक्ट फॉर्मेशन होगा वो प्रोडक्ट फॉर्मेशन होता है हमारा लिक्विड स्टेट में। अब यहाँ पर जो कंडीशन लग रही है वो कंडीशन क्या है, तो कंडीशन है हमारी यहाँ पर हाई टेम्परेचर, हाई प्रेशर और अंडर द प्रेजेंस ऑफ कैटलिस्ट दैट इज़ प्लैटिनम। प्लैटिनम एक हैवी एलिमेंट होता है जो कि हमारे पीरियोडिक टेबल के डी सीरीज़ को बिलोंग करता है और एक इफ़ेक्टिव कैटलिस्ट है। जहाँ पर हाइड्रोजन वर्क करता है वहाँ प्लैटिनम बहुत अच्छे से यूज़ होता है। तो प्लैटिनम जो है ये इफ़ेक्टिवली हाइड्रोजन ऑक्सीजन को कंबाइन करके वाटर में कन्वर्ट कर देगा। नेचर में ये जो प्रोसेस होती है, जो वाटर फॉर्मेशन होता है, वो सिर्फ हम कहें कि बहुत डिले होता है इस प्रोसेस में या बहुत ज़्यादा समय लगता है। बट अगर हम लैब में इस प्रोसेस को कराना चाहें तो अगर हम इस प्रोसेस में प्लैटिनम को ऐड कर दें तो इसकी प्रॉपर्टी है कि ये एक कैटलिस्ट की तरह एक्ट करता है। और कैटलिस्ट जो होते हैं वो हमारे रिएक्शन की रेट को अल्टर करने का काम करते हैं, मतलब कि हमारी रेट ऑफ रिएक्शन को इंक्रीज़ भी कर सकते हैं और डिक्रीज़ भी कर सकते हैं। यहाँ प्लैटिनम जो है वो रेट ऑफ रिएक्शन को इंक्रीज़ करने का काम कर रहा है। तो यहाँ पर हमें पता चला, ये जो मैंने स्टेट लगा दी हैं, स्टेट से पता चल रहा है कि हमारे रिएक्टेंट कौन सी स्टेट में लेना होंगे, प्रोडक्ट हमारा किस स्टेट के अंदर बनेगा, कौन सा टेम्परेचर, कितना प्रेशर, क्या कैटलिस्ट हमें लगाने होंगे। तो इस तरह से हमारी केमिकल इक्वेशन जो है वो ज़्यादा रिलायबल होती है। इन्फॉर्मेटिव भी हो गई, मैं सारी कंडीशन यहाँ पर आपको लिख कर दे रही हूँ। और फर्दर भी आप जितनी केमिकल इक्वेशन लिखेंगे उसमें हम लोग जो भी पर्टिकुलर कंडीशन होगी वहाँ एरो पे इंडिकेट करते हैं। ये जो एरो ये फॉरवर्ड एरो जो हम लोग लगाते हैं, ये एरो क्या इंडिकेट करता है, इसका मतलब होता है टू मूव अहेड, यानी कि आगे बढ़ो, यानी कि जो रिएक्टेंट है वो आगे बढ़कर क्या करते हैं, यहाँ पर प्रोडक्ट का फॉर्मेशन करते हैं, ठीक है। तो केमिकल इक्वेशन के बारे में ये हमने बात करी। अब ये जो केमिकल इक्वेशन है इसमें एक और चीज़ आप ध्यान दें, यहाँ मैंने हाइड्रोजन का एक मॉलिक्यूल लिखा, ऑक्सीजन का एक मॉलिक्यूल लिखा है और वाटर के 2 मॉलिक्यूल बन गए। तो ये रिएक्शन अभी कंप्लीट नहीं है। अगर मैं कहूँ कि ये रिएक्शन अभी बैलेंस नहीं है, तो रिएक्शन को बैलेंस करना क्यों ज़रूरी है,
तो उसके लिए भी हमारे पास में अभी आंसर है कि हमेशा नेचर में, रियल लाइफ में, प्रैक्टिकल लाइफ में बैलेंस रिएक्शन ही लिखी जाती है, क्योंकि रिएक्शन हमारी प्रैक्टिकली रन करती हैं। तो रिएक्शन को प्रेजेंट करने के लिए हमें उनका प्रेजेंटेशन भी बैलेंस फॉर्म में करना होता है। यहाँ पर अगर हम देखें तो टोटल 2 मॉलिक्यूल हैं हाइड्रोजन के, बट यहाँ रिएक्टेंट साइड पे ओनली 1 मॉलिक्यूल है। तो इसे बैलेंस करने के लिए मैंने यहाँ पर अभी लगा दिया है 2। अब ये 2 क्यों लगाया है ये अभी माइंड मत करिएगा, हम आगे काफ़ी सारा कंटेंट है हमारा जो बैलेंसिंग के ऊपर होगा, हम उस समय सीख लेंगे कि बैलेंसिंग क्या होती है। बट अभी मैं आपको बता दूं कि केमिकल इक्वेशन जो है उसमें किस लॉ को फॉलो किया जाता है या किस बेसिस पर केमिकल इक्वेशन लिखी जाती हैं। तो केमिकल इक्वेशन के लिए एक बहुत इंपॉर्टेंट लॉ है जिसे हम कहते हैं यहाँ पर लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास, लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास। ठीक है, ये बहुत सिंपल सा लॉ है, आप लोगों ने 9th स्टैंडर्ड के अंदर भी इसे पढ़ा हुआ है। तो लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास क्या कहता है, अगर इस लॉ को हम लोग देखें तो इसके अकॉर्डिंग में बताया हुआ है कि जो भी रिएक्शन होती है उस रिएक्शन में हमेशा द मास ऑफ रिएक्टेंट इज इक्वल टू द मास ऑफ प्रोडक्ट। द मास ऑफ reactant is equal to mass of product। मास ऑफ रिएक्टेंट इज इक्वल टू द मास ऑफ प्रोडक्ट। इसका मतलब क्या होगा, मैं यहाँ पर एक सिंपल सी रिएक्शन लिख रही हूँ। सपोज करो मैंने लिया यहाँ पर कैल्शियम कार्बोनेट, जिसे हम लोग लाइमस्टोन भी कहते हैं। इसे जब हम हीट करते हैं तो हीट करने पर हमें मिलेगा कैल्शियम ऑक्साइड प्लस कार्बन डाइऑक्साइड। ठीक है, अब इस रिएक्शन को अगर आप देखें तो इसमें हमें इस साइड पर जो हमने लिखा हुआ है, इस साइड को हम लोग बोलते हैं यहाँ पर ऑलवेज रिएक्टेंट, ये हमारा राइट हैंड साइड है, और लेफ्ट हैंड साइड पर हम लोग ऑलवेज लिखते हैं यहाँ पर प्रोडक्ट। अब देखिए सिंपल सी आप एटम को काउंट कर लीजिए, मैं मास भी आपको काउंट करना बताऊंगी। आप एटम को अगर काउंट करते हैं तो 1 एटम ऑफ कैल्शियम इन रिएक्टेंट साइड एंड 1 एटम ऑफ कैल्शियम इन प्रोडक्ट साइड एज वेल, 1 एटम ऑफ कार्बन इन रिएक्टेंट साइड, 1 atom of carbon in product side, 3 atom of oxygen in reactant side. Similarly 2 plus 1, 3 atom of oxygen in product side, means the number of atom in reactant side is equal to number of atom of product. So we can say कि ये जो इक्वेशन है वो लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास को फॉलो करता है। ठीक है, अब अगर हम लोग मास की बात करें, है ना, मैं इनका मॉलिक्यूलर मास निकाल कर बताती हूँ आपको। कैल्शियम कार्बोनेट का मॉलिक्यूलर मास होता है, अगर हम देखें कैल्शियम का 1 एटम जो होता है उसका एटॉमिक मास होता है 40, कार्बन का एटॉमिक मास होता है 12, ऑक्सीजन के एक एटम का मास होता है 16। यहाँ फॉर्मूले में हमारे पास में 3 है तो इसमें हमने 3 से मल्टीप्लाई करा, तो फाइनली हमारे पास में मास होगा इसका 100। अगर हम प्रोडक्ट साइड पे देखें तो कैल्शियम का जो मास है, कैल्शियम ऑक्साइड का जो मास है अगर हम देखें तो वो हो जाएगा 40 प्लस 16 इज इक्वल टू 56। सिमिलरली CO2 C प्लस O2, एक कार्बन का मास होता है 12, एक ऑक्सीजन का मास होता है 16 विच इज़ मल्टीप्लाई बाई 2 इज इक्वल टू हो जाएगा यहाँ पर 44। जब हम इन दोनों चीज़ों को ऐड करेंगे तो फाइनली हमारे पास होगा 100। इसका मतलब द मास ऑफ रिएक्टेंट इज इक्वल टू द मास ऑफ प्रोडक्ट। ये हमारा लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास है। तो इसी लॉ पर बेस्ड होती हैं हमारी केमिकल इक्वेशन। जब भी आप कोई केमिकल इक्वेशन लिखें, डोंट फॉरगेट टू बैलेंस इट, हमेशा उसको हमको बैलेंस फॉर्म में ही लिखना होता है, क्योंकि नेचर में ये रूल फॉलो होता है। बट इसके भी एक्सेप्शन हैं जो आप आगे की क्लासेस में पढ़ेंगे। तो अब हमारे चैप्टर का नाम आपको क्लियर हुआ। यहाँ तक हम लोग कर चुके हैं कि केमिकल रिएक्शन क्या है, केमिकल इक्वेशन क्या होती है। हम लोग जब भी प्रेजेंटेशन करेंगे तो हम केमिकल इक्वेशन का ही यूज़ करेंगे। अगर आप ध्यान देंगे तो मैंने यहाँ इक्वेशन के अंदर एक साइन लगाया है, इस साइन को हम लोग बोलते हैं यहाँ पर डेल्टा। देखिए मैं आपको कुछ जनरल प्रेजेंटेशन बताती हूँ। ये जो साइन है जिसे हम लोग बोलते हैं यहाँ पर डेल्टा। डेल्टा हम लोग जब यूज़ करते हैं जब हम इक्वेशन के अंदर जो हमारा रिएक्टेंट होता है उसे हीट करते हैं, है ना। बार बार हीट करना या स्पेलिंग को लिखना इस एरो पर पॉसिबल नहीं हो पाता, तो हम सिंपली इस डेल्टा का यूज़ करते हैं। अगर डेल्टा के आगे हमने माइनस डेल्टा या प्लस डेल्टा साइन लगाया है तो इसका मतलब होता है रिएक्शन में हीट रिलीज़ हो रही है या हीट को हम एब्जॉर्ब कर रहे हैं, क्योंकि दोनों कंडीशन ही हमारी रिएक्शन के लिए ज़रूरी होती है।
दूसरा अपवर्ड एरो, इस तरह का एरो अगर किसी रिएक्टेंट के पास में बताते हैं तो इसका मतलब होता है उस प्रोसेस में क्या हो रहा है, गैस रिलीज़ हो रही है। ठीक है, ये भी इंफॉर्मेशन का पार्ट है हमारा जो हम केमिकल इक्वेशन में कवर करते हैं। अगर डाउनवर्ड एरो लगाया जाता है दैट मीन्स कि उस रिएक्शन में पीपीटी फॉर्मेशन हो रहा है। अब यहाँ पीपीटी का मतलब होता है प्रेसिपिटेट। अब प्रेसिपिटेट मतलब क्या होगा, तो देखिए प्रेसिपिटेट मतलब होता है कि एक लिक्विड सब्सटेंस है और उसके अंदर कुछ सॉलिड पार्ट है जो इनसॉल्युबल है, छोटे छोटे पार्टिकल्स जो है वो इनसॉल्युबल फॉर्म में प्रेजेंट है। तो कई बार केमिस्ट्री में प्रैक्टिकल करते समय पीपीटी का आना रिजल्ट को इंडिकेट करता है। तो पीपीटी जो होते हैं शॉर्ट फॉर्म में हम इसे पीपीटी बोलेंगे। ये पीपीटी पावर पॉइंट प्रेजेंटेशन ऐसा कुछ नहीं है, ये केमिस्ट्री का पीपीटी है। तो प्रेसिपिटेट का अगर अपन एग्जांपल लें तो हम कह सकते हैं, सपोज़ हमने एक ग्लास ऑफ वाटर लिया और उसमें 1 स्पून कर्ड को हमने मिक्स कर दिया। क्या ऑब्जर्व करेंगे अपन, हम देखेंगे कर्ड क्या पूरा मिक्स हो गया, नहीं, कर्ड के छोटे छोटे पार्टिकल जो है वो वाटर में सर्कुलेट होने लग गए। तो यही जो ऑब्जर्वेशन है हमारा कि एक लिक्विड में एक सॉलिड मास जो है वो इनसॉल्युबल फॉर्म में प्रेजेंट होता है, इसी पार्ट को हम लोग बोलते हैं यहाँ पर पीपीटी। तो ये भी हमारा एक ऑब्जर्वेशन हुआ डाउनवर्ड एरो जो कि पीपीटी के लिए हमने यूज़ करा है। इसके अलावा ये जो एरो होता है जिसे हम फॉरवर्ड एरो बोलते हैं, जो बिटवीन रिएक्टेंट और प्रोडक्ट हम लोग यूज़ करते हैं, तो इस एरो के ऊपर यहाँ पर जो भी कंडीशन नेसेसरी होती है, फॉर एग्जांपल हमें टेम्परेचर चाहिए उस रिएक्शन के लिए, हमें प्रेशर चाहिए उस रिएक्शन के लिए, या हमने एक कैटलिस्ट चाहिए उस रिएक्शन के लिए, तो इन सब्सटेंस को हम लोग इस एरो के अबो एंड बिलो इंडिकेट कर सकते हैं। हर तरह की रिएक्शन के लिए हमें पार्टिकुलर टेम्परेचर, पार्टिकुलर प्रेशर और कैटलिस्ट की रिक्वायरमेंट होती है। तो ये सारे प्रेजेंटेशन भी हम लोग इस एरो के ऊपर कर सकते हैं। तो ये बेसिक इन्फॉर्मेशन है जो हमें एक केमिकल इक्वेशन में ऐड करनी चाहिए। वन मोर थिंग, हमने लिखा था लास्ट इक्वेशन में कि सब्सटेंस का जो फिज़िकल स्टेट है, या तो रिएक्टेंट या प्रोडक्ट, उनका जो फिज़िकल स्टेट है उस फिज़िकल स्टेट को भी प्रेजेंट करना ज़रूरी होता है। तो जैसे हमने लिखा था लाइक हाइड्रोजन और ऑक्सीजन में हमने करा था और प्रोडक्ट का फॉर्मेशन करा था वाटर मॉलिक्यूल का, यहाँ रिएक्टेंट और प्रोडक्ट की बेस में लोअर सबस्टेट में हम सब्सटेंस का फिज़िकल स्टेट मेंशन कर सकते हैं। ये भी हमारा प्रेजेंटेशन का एक पार्ट है, इक्वेशन के प्रेजेंटेशन का पार्ट है। तो यहाँ अभी तक मैं केमिकल रिएक्शन और इक्वेशन को पूरी तरह से एक्सप्लेन कर चुकी हूँ। अब नेक्स्ट चीज़ जो हमें करना है यहाँ पर वो है हम कैसे ऑब्ज़र्व करेंगे कि केमिकल रिएक्शन हो रही है। मीन्स केमिकल रिएक्शन समटाइम ऐसा होता है कि कुछ ऐसे चेंजेस होते हैं जो ऑब्जर्वेबल नहीं होते हैं, और समटाइम जो चेंजेस हैं वो इजी आप ऑब्ज़र्व कर सकते हो। तो केमिकल रिएक्शन का ऑब्जर्वेशन क्या है, हम कैसे ऑब्ज़र्व कर सकते हैं, हम कैसे अश्योर हो सकते हैं कि केमिकल रिएक्शन हो गई है। ठीक है, तो सबसे पहली चीज़ है यहाँ पर कि जब भी कोई केमिकल रिएक्शन होती है तो उसमें चेंज इन कलर ऑब्ज़र्व होता है। ठीक है, बहुत जनरल सा एग्जांपल दूंगी मैं आपको। रस्टिंग आपने सुना होगा, जिसे हम हिंदी में जंग लगना बोलते हैं। तो चेंज इन कलर या रस्टिंग होना भी क्या है, एक तरह की केमिकल रिएक्शन है। आपने देखा होगा जब भी कहीं रस्ट होता है, रस्ट का जो बेसिक कलर होता है वो ऑरेंज होता है, क्योंकि आयरन समवॉट इसी कलर का होता है। तो जब भी कलर चेंज हो रहा है, रस्टिंग फॉर्मेशन हो रही है, तो आयरन जो है वो इन्वायरमेंट के ऑक्सीजन मॉइस्चर से रिएक्शन करता है और अपनी ऑक्साइड का फॉर्मेशन करता है। और वो ऑक्साइड जो होती है जब वो फ्रेशली बनी हुई होती है तो उसका कलर जो होता है वो ऑरेंज होता है। तो ये कलर का आना इंडिकेट कर रहा है कि यहाँ पर क्या हुई है, केमिकल रिएक्शन हुई है। दूसरा होता है इसमें चेंज इन टेम्परेचर। देखिए ये बहुत इंपॉर्टेंट फैक्टर है। चेंज इन टेम्परेचर में टेम्परेचर उस पर्टिकुलर रिएक्शन का इंक्रीज़ भी हो सकता है या फिर टेम्परेचर डिक्रीज़ भी हो सकता है। ठीक है, तो ये तो हम फिज़िकली टच करके पता कर सकते हैं कि टेम्परेचर इंक्रीज़ हुआ है या टेम्परेचर डिक्रीज़ हुआ है। वो सारी रिएक्शन जिन कंडीशंस में हम कहते हैं कि टेम्परेचर इंक्रीज़ या डिक्रीज़ हुआ है, उसे हम यहाँ पर दो कैटेगरी में डिवाइड करते हैं। ऐसी रिएक्शंस को हम दो कैटेगरी में डिवाइड करते हैं। रिएक्शन हमारी एक्सोथर्मिक रिएक्शंस भी हो सकती हैं या फिर रिएक्शन हमारी एंडोथर्मिक रिएक्शन भी हो सकती हैं। इन्हें हम
टाइप ऑफ रिएक्शन के अंदर फिर से डील करेंगे। अभी सिर्फ आप याद रखें कि हर केमिकल रिएक्शन में या तो वो एक्सो होंगी या फिर वो एंडोथर्मिक रिएक्शन होगी, और ये टेम्परेचर पर डिपेंड करती हैं। तीसरी चीज़ हमें बताई गई है चेंज इन स्टेट। सब्सटेंस का जो फिज़िकल स्टेट है, सब्सटेंस बेसिकली हमारी या तो सॉलिड, लिक्विड या गैसियस फॉर्म में एग्जिस्ट करती हैं, तो सब्सटेंस के फिज़िकल स्टेट में कन्वर्जन होना ये भी इंडिकेट करता है कि सब्सटेंस के अंदर या उस फॉर्म में कोई चेंजेस आए हैं। फॉर एग्ज़ाम्पल अगर आप देखें, इससे पहले जो हमने लिखा था कैल्शियम कार्बोनेट के बारे में, यहाँ कैल्शियम कार्बोनेट को अगर आप देखें तो ये सॉलिड स्टेट में एग्जिस्ट करता है, बट यहाँ जब आप प्रोडक्ट देखेंगे तो प्रोडक्ट में कैल्शियम ऑक्साइड सॉलिड है, बट कार्बन डाइऑक्साइड जो है वो है गैसियस फॉर्म में। तो सब्सटेंस का अपने फिज़िकल स्टेट को चेंज कर लेना ये भी एक इंडिकेशन देता है कि केमिकल रिएक्शन हुई है। तो चेंज इन स्टेट में एग्जांपल हम दे देते हैं, सब्सटेंस का फिज़िकल स्टेट यहाँ पर चेंज हुआ। वन मोर चेंज जो हम लोग ऑब्ज़र्व करते हैं ड्यूरिंग अ केमिकल रिएक्शन, दैट इज़ इवोल्यूशन ऑफ गैसेस का रिलीज़ होना, है ना। गैसेस का रिलीज़ होने के लिए एक बहुत जनरल सा एग्जांपल है जो आप लोग इस चैप्टर में बहुत बार पढ़ेंगे। फॉर एग्जांपल मैंने कोई एसिड लिया है, यार HCl इज़ द एसिड, हाइड्रोक्लोरिक एसिड, और इस हाइड्रोक्लोरिक एसिड के साथ में मैं रिएक्ट करा रही हूँ एक मेटल को, यानी कि जिंक को। जब जिंक और हाइड्रोक्लोरिक एसिड की आपस में रिएक्शन होती है तो हमें मिलेगा जिंक क्लोराइड प्लस इवोल्यूशन ऑफ हाइड्रोजन गैस। यहाँ इस गैस का रिलीज़ होना इंडिकेट करता है कि यहाँ एक केमिकल रिएक्शन हुई है। ये पर्टिकुलर रिएक्शन आपको आपके 10th के साइंस प्रैक्टिकल में डेमो के फॉर्म में भी दी जाएगी, तो वहाँ पर भी आप बहुत अच्छे से ऑब्जर्व कर सकते हैं कि जिंक इज़ अ रिएक्टिव मेटल, और वी कैन से कि इन कंपैरिजन टू हाइड्रोजन जिंक इज़ मोर रिएक्टिव, डोमिनेटिंग है। तो जिंक जो होगा वो क्लोरीन को अपनी तरफ गेन कर लेगा, रिजल्टिंग हाइड्रोजन पूरी तरह से फ्री हो गया। अब हाइड्रोजन बहुत छोटा सा एटम है, तो जब वो मीडियम में रिलीज़ होगा तो छोटे छोटे बबल्स के फॉर्म में हाइड्रोजन गैस जो होती है वो रिलीज़ हो जाएगी। यहाँ जिंक की जगह आप कोई भी मेटल रख सकते हैं, यहाँ जिंक की जगह हम आयरन रख सकते हैं, हम मैग्नीशियम रख सकते हैं, हम एल्यूमिनियम रख सकते हैं। हम जितना रिएक्टिव मेटल रखेंगे यहाँ जो डिस्प्लेसमेंट है वो उतना रैपिड होगा। तो ये 4 कंडीशन मैंने आपको बताई यहाँ पर, चेंज इन कलर, चेंज इन टेम्परेचर, चेंज इन स्टेट और इवोल्यूशन ऑफ गैस। ये 4 कंडीशन है जिससे हमें पता चलता है कि हमारा जो केमिकल रिएक्शन है वो रन कर रहा है या वो हो चुका है। अब नेक्स्ट हमें यहाँ पर करना है, केमिकल रिएक्शन की कंडीशन हम लोगों ने देखी। अब क्या कंडीशन होती है जिसके कारण एक केमिकल रिएक्शन होती है। देखिए ये चीज़ वैसे डायरेक्टली हमारा पार्ट नहीं है, हमारा जो केमिकल रिएक्शन एंड इक्वेशन है, फिर भी हम लोग देखें कि केमिकल रिएक्शन के लिए रिक्वायर्ड कंडीशन क्या होती है। कंडीशन विच इज़ नेसेसरी फॉर केमिकल रिएक्शन, हमें क्या करना पड़ेगा जब जाकर कोई प्रोडक्ट का फॉर्मेशन होगा। तो किसी भी केमिकल रिएक्शन को इनिशिएट करने के लिए सबसे इम्पॉर्टेंट फैक्टर होता है कि आप उससे टेम्परेचर प्रोवाइड करें। इसका एग्जांपल तो हम लोग हमारे घरों में ही देखते हैं कि कुछ भी कुकिंग अगर हमें करनी है तो कुकिंग में भी हम लोग ये करते हैं कि भाई एक बार जो सब्सटेंस कुक हो गया वो वापस तो रॉ फॉर्म में नहीं जाएगा ना, तो ये भी एक तरह का रिवर्सिबल चेंज है। तो बाय प्रोवाइडिंग टेम्परेचर हम लोग सब्सटेंस के फॉर्म को चेंज कर रहे हैं। तो टेम्परेचर एक बहुत इंपॉर्टेंट फैक्टर होता है जिससे कि रिएक्टेंट जो है वो आगे जाके प्रोडक्ट में कन्वर्ट होते हैं। तो टेम्परेचर एक बहुत ज़्यादा रोल प्ले करता है, बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है किसी भी रिएक्शन को रन कराने में, एक केमिकल चेंज को अपीयर कराने में इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है टेम्परेचर। दूसरी जो चीज़ है वो होती है प्रेशर। देखिए प्रेशर जो है वो भी इम्पॉर्टेंट फैक्टर है किसी भी केमिकल रिएक्शन को रन कराने में, बट इसका जो इन्फ्लुएंस है वो सिर्फ आप अगर ऑब्ज़र्व करेंगे तो वो हमें देखने को मिलता है इन गैसियस स्टेट। जो हमारे गैसियस स्टेट में होने वाले रिएक्टेंट और प्रोडक्ट होते हैं उनमें हम लोग प्रेशर के चेंजेस को आसानी से ऑब्ज़र्व कर सकते हैं। तीसरी जो चीज़ है वो होता है हमारा कैटलिस्ट। अगर कैटलिस्ट हमारे पास प्रेजेंट है तो कोई भी रिएक्शन जो है वो हम रैपिड करवा सकते हैं। अब देखिए कैटलिस्ट को अगर मैं यहाँ पर डिफ़ाइन करूँ, बहुत ज़रूरी वर्ड है, बार बार हम लोग इसका यूज़ करेंगे। वो सब्सटेंस विच इज़ कैपेबल टू अल्टर द विच इज़
कैपेबल टू अल्टर द रेट ऑफ रिएक्शन, एक रिएक्शन की रेट को, उसकी स्पीड को जो अल्टर कर सके। अब डिपेंड करता है टाइप ऑफ कैटलिस्ट पर, वो रेट ऑफ रिएक्शन को इंक्रीज़ भी कर सकता है और वो डिक्रीज़ भी कर सकता है। तो एक कैटलिस्ट जो होता है वो रेट ऑफ रिएक्शन को बढ़ाने या कम करने दोनों को काम करता है। अगर वो बढ़ाने का काम करता है तो उसे हम पॉजिटिव कैटलिस्ट कहते हैं, और अगर कम करने का करता है तो उसे हम नेगेटिव कैटलिस्ट कहते हैं। तो ये फैक्टर हुआ हमारा कैटलिस्ट का, कि कैटलिस्ट भी बहुत ज़रूरी होता है। अगर हम किसी रिएक्शन में कैटलिस्ट को ऐड करते हैं तो हमारा उस रिएक्शन को कंप्लीट करने के लिए रिक्वायर्ड टाइम डिक्रीज़ हो जाता है। जैसे फॉर एग्ज़ाम्पल हमने हाइड्रोजन और ऑक्सीजन का एग्ज़ाम्पल लिया था। वो रिएक्टेंट जो हमारे मॉलिक्यूल हैं वो सालों तक ऐसे ही रखे रहेंगे, उनमें कभी प्रोडक्ट का फॉर्मेशन नहीं होगा। बट अगर मैंने सूटेबल कंडीशन के साथ में प्लैटिनम एज ए कैटलिस्ट ऐड कर दिया तो विद इन सेकेंड चेंज होकर हमें वाटर मॉलिक्यूल का फॉर्मेशन मिल जाएगा। तो रेट ऑफ रिएक्शन को इन्हेंस करने का काम कर रहा है प्लैटिनम फॉर द फॉर्मेशन ऑफ वाटर। तो ये कुछ कंडीशन है जो कि नेसेसरी होती हैं केमिकल रिएक्शन के लिए। इसके अलावा कई बार कुछ ऐसी कंडीशन हैं जो कि केमिकल रिएक्शन को करा देती हैं। जैसे आपने चॉक का एग्जांपल लिया होगा 9th स्टैंडर्ड में, कि चॉक पाउडर जो होता है या चॉक का जो हमारा अगर हम चॉक को ब्रेक करके वाटर मॉलिक्यूल में डालें और उसे मिक्स करने की कोशिश करें तो वो सस्पेंशन बनाएगा, वो एक ट्रू सॉल्यूशन नहीं बनाएगा। बट अगर सेम चॉक को मैं वाइब्रेशन प्रोवाइड करूं, हाई एनर्जी वाइब्रेशन दूं, जिसे मैं अल्ट्रासोनिक वाइब्रेशन बोलते हैं, तो इन प्रेजेंस ऑफ दिस वाइब्रेशन वो चॉक पाउडर भी डिज़ोल्व हो जाएगा। बेसिकली ये टेक्निक हमारे प्रैक्टिकली बहुत ज़्यादा यूज़ होती है। जो फार्मा कंपनीज़ वगैरह होती हैं वो इस टेक्निक का यूज़ करती हैं कि उनके पास जो पाउडर फॉर्म होता है जो कि टैबलेट प्रिपरेशन में काम आता है, उस टैबलेट बनाने वाले सब्सटेंस को वो पहले पूरी तरह से सॉल्यूबल करते हैं, ट्रू सॉल्यूशन बनाते हैं। और ट्रू सॉल्यूशन बनाने के लिए स्टीरिंग सफिशेंट नहीं होती, उसे हमें एक्स्ट्रा एनर्जी देनी पड़ती है, तब जाकर वो सब्सटेंस जो होता है वो सॉल्यूबल होता है। तो यहाँ पर अल्ट्रासोनिक वाइब्रेशंस जो होते हैं उसका यूज़ भी हम लोग कई बार केमिकल रिएक्शंस के लिए करते हैं। सब्सटेंस को सॉल्यूबल करना, प्रोडक्ट बनाना, इसके लिए हम लोग वाइब्रेशन का भी यूज़ करते हैं। सिमिलरली इसी स्टेट में बताऊँ मैं आपको, प्रेशर। आपने डायनामाइट सुना होगा, एक्सप्लोजिव मटेरियल होता है और उसकी कंडीशन होती है एक्सप्लोजन जब ही होगा जब उसके ऊपर बहुत हैवी वेट रखा जाएगा। तो जो हाई प्रेशर है, हैवी वेट है, उसके इन्फ्लुएंस में भी केमिकल रिएक्शन होती है। कुछ ऐसे रिएक्टेंट हमारे होते हैं जो हाई प्रेशर या हाई वेट के आने पर ही एक्टिवेट होते हैं। तो वो सब्सटेंस जो होते हैं वो हाई प्रेशर पर ही वर्क करते हैं। तो समटाइम हाई वेट और प्रेशर जो होता है वो भी केमिकल रिएक्शन को इनिशिएट कर सकता है। तो ऐसी लॉट्स ऑफ कंडीशन है, बहुत सारे एग्जांपल है। आप ऑब्जर्व करिए आपकी डेली लाइफ के अंदर कि कंडीशन क्या क्या हो सकती हैं जिससे कि केमिकल चेंजेस हो सकती हैं। बट ये जो ऑब्जर्वेशन मैंने बताए हैं ये जनरल हैं, जो हम लोग देखते ही हैं और बहुत सारे एग्जांपल हमारी लाइफ में हमें इसको देखने के मिलते हैं। तो यहाँ तक की बात हमारी ख़त्म हुई। नाउ नेक्स्ट अब हम लोग जो कर रहे हैं वो है यहाँ पर टाइप ऑफ केमिकल रिएक्शन। अगली जो हेडिंग है हमारी यहाँ पर पढ़ने के लिए वो है यहाँ पर टाइप्स ऑफ केमिकल रिएक्शन। देखिए टाइप्स ऑफ केमिकल रिएक्शन हमें क्या बता रहा है। देखिए टाइप्स ऑफ केमिकल रिएक्शन में हमारा जो फर्स्ट पार्ट है वो है कॉम्बिनेशन रिएक्शन। देखो कॉम्बिनेशन रिएक्शन क्या बता रही है, ये सबसे सिंपल टाइप की रिएक्शन होती है। नाम से ही पता चल रहा है कॉम्बिनेशन रिएक्शन है, मतलब इस तरह की जो रिएक्शंस होती हैं इनमें कॉम्बिनेशन हो रहा है, जो रिएक्टेंट मॉलिक्यूल है उनका कॉम्बिनेशन हो रहा है। फॉर एग्जांपल अगर ए और बी रिएक्टेंट मॉलिक्यूल को मैं कंबाइन करूं तो उससे मुझे प्रोडक्ट मिलेगा जिसे हम कहते हैं यहाँ पर सी। तो सिंपली जो रिएक्टेंट मॉलिक्यूल है आपस में कंबाइन हुआ और दो या दो से ज़्यादा एंटाइटी या ज़्यादा रिएक्टेंट मॉलिक्यूल जब आपस में कंबाइन हुए तो उन्होंने कंबाइन होकर एक प्रोडक्ट बनाया, दैट प्रोडक्ट इज़ सी। तो
तो जब इस तरह का हमें फॉर्म देखने को मिले हमारी केमिकल इक्वेशन का कि नंबर ऑफ़ रिएक्टेंट ज़्यादा है बट प्रोडक्ट जो है वो कम है, यानी कि 2 लीड्स टू 1, यानी कि 2 रिएक्टेंट ने मिलकर किसी एक प्रोडक्ट का फॉर्मेशन करा, तो ये जो फॉर्म हमारा कहलाता है वो कहलाता है कॉम्बिनेशन रिएक्शन। तो यहाँ पर जो मैंने वाटर मॉलिक्यूल का फॉर्मेशन लिया था वो इसी का एग्जांपल था। हाइड्रोजन कंबाइंड विद ऑक्सीजन देन इट फॉर्म वाटर मॉलिक्यूल, कार्बन कंबाइंड विद ऑक्सीजन इट फॉर्म कार्बन डाइऑक्साइड। ये सभी रिएक्शन जो हमारी वो किसका एग्जांपल देती है हमें यहाँ पर, कॉम्बिनेशन रिएक्शन का। अब देखिए कॉम्बिनेशन रिएक्शन जो है ये हमारी आपने देखा होगा मैं सब जगह 2-2 रिएक्टेंट मॉलिक्यूल लिख रही हूँ, है ना। तो ये 2-2 रिएक्टेंट मॉलिक्यूल में इसलिए लिख रही हूँ, इसके पीछे लॉजिक ये है कि अगर आप 3 भी लिखेंगे, ठीक है, मैं A + B + C भी लिख सकती हूँ और आगे D का फॉर्मेशन हो सकता है। इस तरह की जो रिएक्शन है इनके होने के चांस ज़्यादा हैं, यानी कि इनकी फिजिबिलिटी ज़्यादा होती है, जबकि इस तरह की रिएक्शन जिसे हम ट्राई मॉलिक्यूलर रिएक्शन कहते हैं, इस तरह की रिएक्शन होने के चांस कंपैरेटिवली कम होते हैं। अब ऐसा क्यों? देखिए होता क्या है कि जब भी रिएक्शन होती है, अभी हम लोग पढ़ चुके हैं कि जब भी रिएक्शन होती है तो रिएक्टेंट मॉलिक्यूल जो हैं, जो भी रिएक्टेंट के हमारे मॉलिक्यूल्स हैं इनके बीच में कोलिजन होता है, ठीक है, आपस में मॉलिक्यूल जो होते हैं वो टकराते हैं। अब 2 मॉलिक्यूल हैं हमारे पास में तो ये इफेक्टिवली टकराएंगे और प्रोडक्ट बना देंगे, ठीक है। अब अगर हमारे पास में 3 मॉलिक्यूल हैं तो कहीं ना कहीं ये प्रोडक्ट तो बनाएंगे बट इनके कोलिजन का रेट जो है वो डिक्रीज़ हो जाएगा, यानी कि ट्राई मॉलिक्यूलर रिएक्शन में प्रोडक्ट तो बनता है बट द प्रोडक्ट कंसंट्रेशन जो होता है या यील्ड जो होती है, प्रोडक्टिविटी जो होती है वो कम हो जाती है। सिमिलरली अगर मैं टेट्रा मॉलिक्यूलर रिएक्शन देखूं तो 4 मॉलिक्यूल तो रेयरली टकराते हैं, यानी कि कभी आप कोई रिएक्शन ऐसी नहीं देखेंगे जिसमें 4 डिफरेंट मॉलिक्यूल हो और जाकर उनसे किसी एक प्रोडक्ट का फॉर्मेशन हुआ हो, ठीक है। तो 4 मॉलिक्यूल जो हैं या कह सकते हैं 4 डिफरेंट मॉलिक्यूल के फॉर्मेशन से नए प्रोडक्ट का फॉर्मेशन रेयरली होता है, ठीक है, और अब प्रोडक्ट बनता भी है तो उसकी स्टेबिलिटी कम होती है। तो इसलिए हम लोग कॉम्बिनेशन रिएक्शन में ऑलवेज जो एग्जांपल हम लोग देखते हैं उसमें 2 ही मॉलिक्यूल जो होते हैं वो पार्टिसिपेट करते हैं। तो कॉम्बिनेशन रिएक्शन जो है उसमें एग्जांपल हमने देखा ही, कार्बन डाइऑक्साइड का फॉर्मेशन, वाटर मॉलिक्यूल का फॉर्मेशन। सिमिलरली व्हेन कार्बन कंबाइन विद हाइड्रोजन, 2 मोल ऑफ हाइड्रोजन देन इट फॉर्म मीथेन गैस, ये भी कुछ एग्जांपल हो गया। हाइड्रोजन कंबाइन विद क्लोरीन देन इट फॉर्म हाइड्रोक्लोरिक एसिड, ये भी एग्जांपल है हमारा यहाँ पर कॉम्बिनेशन रिएक्शन का। तो ये हमारा सबसे सिंपल टाइप था जिसे हमने कहा है यहाँ पर कॉम्बिनेशन रिएक्शन। तो आज के लिए इतना इनफ है। नेक्स्ट टाइम जब मैं आपसे मिलूँगी तो टाइप ऑफ रिएक्शन के जो नेक्स्ट टाइप हैं वो हम लोग पढ़ना स्टार्ट करेंगे। अभी आप लोग इसको थॉरोली पढ़िए और इसमें आपकी कोई भी क्वेरीज़ वगैरह हो तो नोट करके रखिए, जब भी हम लोग मिलेंगे उसे हम डेफिनेटली सॉल्व करेंगे। बाय।